सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है। सो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर के ऊपर अब तक बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत नॉलेजेबल है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर पे अभी तक एमसीक्यू कैसे पूछे गए, अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, ओके, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये सब कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसके साथ ही साथ कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो कि अगर स्टूडेंट का कम पढ़ाई है तो उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता। अगर क्वेश्चन को नहीं समझा तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेगा। तो इसलिए एक बार मुझे लगता है ये PYQ सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे लिखा होगा क्लास 12 बायोलॉजी PYQ वीडियोस। तो उसके अंदर सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे और ये अपना चैप्टर नंबर 8 है जिसके बारे में हम आज देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला जो MCQ है चैप्टर नंबर 8 पे अब तक पूछा गया वो है विच इज द करेक्ट ऑर्डर in which the protein participate in clotting of blood। अब ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस होती है जो ह्यूमन बींग्स की या फिर आपको पता है एनिमल्स के अंदर होती है। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब क्लॉट होना मतलब क्या, सेमी सॉलिड लिक्विड बन जाता है। अब ब्लड, अब इंजरी अगर हो गई, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो हमको क्या होता है, इंजरी होती है, हमारे टिश्यू डैमेज होता है जिससे ब्लड बाहर निकलता है। और आपको पता है अगर उसको हम पकड़ के रखेंगे, अगर नॉर्मल लेवल में है तो ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा अगर हाई लेवल में अगर इंजरी है तो फिर नहीं हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो अगर छोटी लेवल में इंजरी है तो हम क्या करेंगे, उसको अगर पकड़ के रखेंगे, दबा के रखेंगे तो आपको पता है 10-15 मिनट में क्या हो जाता है, वहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर वो नहीं हुई तो क्या होता है, इंजरी की प्लेसेस से हमारे बॉडी का कंप्लीट ब्लड बाहर निकल सकता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रोसेस में होती है। तो वो कौन से प्रोसेस में होती है, कौन से प्रोटीन कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, ये मार्च 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है बी, कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिनेज में ट्रांसफर होता है, फिर प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन में, और उसके बाद थ्रोम्बिन, और इसके साथ फिर डेड सेल जो होती है बॉडी की वो मिलके क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है, वो इंजरी की जगह को ब्लॉक करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हमारा MCQ नंबर फर्स्ट। सेकंड जो MCQ है वो है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। अब हार्ट की एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है, ये मार्च 2015 में सवाल आपको पूछा गया था। तो हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है मॉडिफाइड कार्डियक मसल। कौन उसको रेगुलेट करता है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। देन नेक्स्ट में थर्ड नंबर का जो अपना पॉइंट है वो है डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लिनिन ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या होती है, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सपोज ये पाइपलाइन के जैसा जहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, अब उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा फैट जमा हो जाता है उस आर्टरी के अंदर, जो क्या करता है, उसकी एक्चुअल ल्यूमेन को, उसकी जो ल्यूमेन है, मतलब जिसकी ये आपको डायमीटर हम जिसको बोलेंगे, वो जो है उसको घटा देता है। यहाँ पे डायमीटर कम हो गई और इसके कारण क्या होता है कि आगे जो ब्लड है, मतलब अगर यहाँ से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे ब्लड जाने में थोड़ी आपको क्या होती है, रुकावट होती है बीच में, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया, क्या हो गया, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और बी है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब डिपोजिशन ऑफ फैट होता है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहला है आर्टेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस ही फैटी सब्सटेंस होता है जब आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्च 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर अपना जो 8 है उसमें से फोर्थ टाइप का MCQ जो पूछा है वो है, सो व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट राजू फेसेस प्रॉब्लम ऑफ सेवर पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेन होता है, जो राजू है जब क्रिकेट खेल रहा था तब क्या होता है, हेवीनेस आ जाता है उसके चेस्ट के अंदर पेन होता है। ओके, उसके बाद आगे अगर देखेंगे, इन द चेस्ट पेन स्प्रेड फ्रॉम नेक एंड लोअर जॉ। अब जो पेन होता है ना वो उसके गर्दन तक चला जाता है, नेक तक, जॉ तक चले जाता है, एंड लेफ्ट आर्म में चला जाता है पेन। ओके, एंड
टू द लेफ्ट शोल्डर, एंड लेफ्ट शोल्डर में क्या होता है, पेन होता है। फ्रॉम अबव सिम्टम्स, अब ये जो आगे ऊपर में सिम्टम्स दिखे थे कि चेस्ट दुखना, हेवीनेस हो जाना, उसके बाद वो जो पेन है वो ट्रांसफर होना नेक, लोअर जॉ, उसके साथ ही साथ उसके हैंड तक। तो आइडेंटिफाई द डिसीज, अब आपको डिसीज आइडेंटिफाई करना है। तो ये डिसीज का नाम है एंजिना पेक्टोरिस। क्या नाम है इसका, एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। सो एंजिना पेक्टोरिस आपको ये ध्यान में रखना है, ये साइलेंट हार्ट अटैक हम जिसको बोलते हैं। ये मार्च 2022 को सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में थ्योरी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो है पहला, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के आपको क्या बताने हैं, सिग्निफिकेंस बताने। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। ये मार्च 2018 को सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये 2020 को जैसा एज इट इज सवाल पूछा गया था। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट में सर्कुलेशन इन एनिमल्स के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए, देखो। अब जैसे कि ये डायग्राम है, ये कंप्लीट करने को बोला था, ये लेटेस्ट सवाल है, 2022 में पूछा गया था। अब अगर ये राइट एट्रियम है तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये कौन सा वेंट्रिकल है, तो ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये तो सर आसान था, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो चलो हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब जो यहाँ पे हर्ट होता है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले ये जो बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, क्या है, बॉडी ऑर्गन्स। ये बॉडी ऑर्गन्स में होता है DO2 ब्लड, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कलेक्ट करता है सुपेरियर वेना कैवा एंड इन्फेरियर वेना कैवा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हो, सुपेरियर वेना कैवा एंड इन्फेरियर वेना कैवा, ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट करते हैं पूरे DO2 ब्लड को। कौन से ब्लड को, DO2, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये जो ब्लड है ना वो जाता है राइट एट्रियम में, मतलब जो राइट एट्रियम में ब्लड होता है वो DO2 होता है, ध्यान में रखना। उसके जाता है, ये राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे भी जो ब्लड होता है वो DO2 होता है, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये आगे जाता है तो यहाँ पे वो ब्लड DO2 है, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड है। तो आगे वो जाता है तो लंग्स की तरफ जाता है फॉर प्यूरिफाई, ओके, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आपको पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाने वाली जो आपको पता है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेकिन ये तो DO2 है। फिर भी यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी। अब सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करता है, ये DO2 ब्लड कैरी करता है और वो लंग्स तक ले जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेन कैरी करता है, लेकिन वो एक्सेप्शन होती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। कौन सी, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड को ब्लड कैरी करती है। और यहाँ पे लंग्स के अंदर वो गया तो DO2 एज अ DO2 ब्लड गया, उसके बाद लंग्स के बाद वो प्यूरिफाई हुआ, उसके बाद वो आया अपने लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आया डॉर्सल ओर्टा के अंदर। कौन से ओर्टा के अंदर, डॉर्सल ओर्टा, और डॉर्सल ओर्टा से वो पूरे बॉडी ऑर्गन तक गया। अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि जो डॉर्सल ओर्टा है इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना। पूरे बॉडी ऑर्गन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम होता है सुपेरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा का, ये ध्यान में रखना। जो राइट साइड होती है हार्ट की, इसके अंदर होता है DO2 ब्लड, और जो लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के ऊपर सवाल है, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स आपको पता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब ही होता है WBC, और WBC 5 टाइप में डिवाइड होता है। पहला एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसिट्स एंड मोनोसिट्स, ये 5 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके डायग्राम्स भी आपको निकालने पड़ेंगे, एड अ नोट ऑन देयर फंक्शंस भी निकालने पड़ेंगे। तो मतलब ये 3 मार्क का है, क्योंकि 4 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जुलाई 2016 में आया था। और में सवाल आया था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। कि सबसे पहले तो आपको एक कैटेगरी बतानी पड़ेगी, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 और अग्रैन्युलोसाइट्स में 2, ऐसा फिर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में सवाल, राइट अ नोट ऑन इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है RBC। कौन सा होता है, RBC, मतलब रेड ब्लड सेल्स को ही हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था।
देन तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अग्रैनुलोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अग्रैनुलोसाइट्स ये WBC का एक टाइप होता है जो कि आपको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मतलब आपको डिस्क्राइब भी करना है, उसके बारे में लिखना भी है, प्लस आपको डायग्राम भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ गिवन डायग्राम ABCD। अब नीचे गए दो जो डायग्राम्स है ना वो टाइप्स है किसके, WBC के, WBC ये ध्यान में रखना। अब जिसके अंदर जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, वो सेल को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं, तो लिम्फोसाइट उस सेल को कहता है जिसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कंपेरेटिवली जो सेल के कंपेरेटिव में छोटा होना चाहिए लेकिन वो लार्ज होता है, तो लिम्फोसाइट होता है। तो ए का आंसर होगा लिम्फोसाइट। अब बी का है जिसके अंदर बायलोब होता है, न्यूक्लियस 2 लोब में डिवाइड हुआ, एक लोब और ये दूसरा लोब, तो जिसमें 2 लोब में डिवाइड होता है वो होता है एसिडोफिल। कौन सा होता है, एसिडोफिल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब सी में आप देख सकते हो थोड़ा किडनी शेप ये न्यूक्लियस है, सो किडनी शेप ये जो न्यूक्लियस होता है वो होता है मोनोसाइट के अंदर, मोनोसाइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 मतलब मल्टीलोब उसका न्यूक्लियस है, तो मल्टीलोब जो न्यूक्लियस होता है ना वो होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 4 डायग्राम्स आपको दिए गए थे टाइप्स ऑफ WBC के ऊपर, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स के ऊपर, और इसके आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, सो ये जो सवाल है वो 2018 में क्वेश्चन आया था ये बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 8 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ओके, गिवन एज पर द कॉलम A एंड कॉलम B। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला आपको सीरम अल्बुमिन है, सेकंड है बाइकार्बोनेट, थर्ड है यूरिया, फोर्थ है सल्फेट ऑफ सोडियम, देन फिफ्थ है फिब्रिनोजन और सिक्स है यूरिक एसिड। अब ये आपको 6 कंपोनेंट दिए गए हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होता है। देखो ब्लड 2 चीज़ों से बनता है, सबसे पहला होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है कार्पस्कल्स। सो प्लाज्मा में ये सारा मटेरियल होता है, तो आपको डिवाइड करना है कि प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होता है तो इसमें से कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है तो इसमें से कौन से नाइट्रोजन वेस्ट है, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं तो इसमें से कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद होनी पड़ेगी जो कि प्लाज्मा में कौन कौन होता है और उसके अंदर उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, सो प्लाज्मा में होता है प्लाज्मा प्रोटीन। सो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, सबसे पहला फर्स्ट वाला दैट इज द सेरम अल्बुमिन, उसके बाद फिब्रिनोजन मतलब फिफ्थ वाला। ठीक है, तो ये हो गए अपने प्लाज्मा प्रोटीन। नाइट्रोजन वेस्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले थर्ड वाला यूरिया और सिक्स्थ वाला यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर। और इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे बाइकार्बोनेट और यहाँ पे सल्फेट ऑफ सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4th नंबर का और 2nd नंबर का। तो ऐसा आपको डिवाइड करना, ये आपको कॉलम फिल द कॉलम पूछा गया था, ये मार्च 2020 में आया था। अब देखो मार्च 2022 में लेटेस्ट आया हुआ सवाल और कैसे ये सवाल आपको कंफ्यूज करता है। ये सवाल में पूछा गया है अ पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। अब एक पर्सन का स्मॉल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, पता चला सर, ओके। देन वहाँ पे ब्लीड हुआ, मतलब ब्लड वहाँ पे फ्लो हुआ बॉडी के बाहर, बट वेरी सून स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कुछ समय के बाद जो ब्लीडिंग था ना वो स्टॉप हो गया। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब आपको डायरेक्टली ये काट के ऐसा पूछ सकते थे, राइट अ नोट ऑन ब्लड क्लॉटिंग, या फिर ऐसा पूछ सकते थे डिस्क्राइब द ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा कि सबसे पहले एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से ब्लड फ्लो हुआ उसके बॉडी के अंदर से, और कुछ समय के बाद वो ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो गया, मतलब वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हुआ, और उसके बारे में आपको पूछ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल कैसा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो उसको छोड़ देते थे। लेकिन ये है ब्लड क्लॉटिंग का एग्जाम्पल। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको आपको अच्छे से हैंडल करना होता है, जो समझना होता है, और इसके लिए ये PYQ सीरीज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ह्यूमन हार्ट के ऊपर अब तक पूछे गए सवाल देखो। सबसे पहला सवाल है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर वॉल्व होती है, वॉल्व्स जो बैकवर्ड फ्लो को, ब्लड के फ्लो को, बैकवर्ड ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करती है। मतलब अगर ब्लड A से B पे जा रहा है तो वो B से A में वापस नहीं जाएगा, मतलब बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो वॉल्व्स में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है, थिबेशियंस वॉल्व होती है, स्टेचियन वॉल्व होती है। ये आपको वॉल्व्स आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, और वो कहाँ पे होते हैं, क्या क्या करते हैं। अक्टूबर 2009 को सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन द रोल ऑफ पेस मेकर इन ह्यूमन हार्ट। अब पेस मेकर जिसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे नोड। तो पेस मेकर का क्या काम क्या है, तो आपको पता है
कि कंडक्शन ऑफ हार्ट या फिर मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन में आपको पता है जहाँ पे एसए नोड होता है और एवी नोड होता है। एसए नोड सीनो ऑरिकुलर नोड है और एवी नोड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है और ये हम बदल भी सकते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगा सकते हैं। ये अक्टूबर 2014 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 3, स्केच एंड लेबल वर्टिकल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का वर्टिकल व्यू, उसकी डायग्राम आपको निकालनी है सीधा। ये 2015 और 2009 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये आपको अक्टूबर 15 2008, उसके बाद मार्च 14 और उसके बाद मार्च 2008 को सवाल पूछा गया था। अब ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, अब देखो हार्ट के ऊपर 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा एक्सटर्नल हार्ट की डायग्राम बनाओ, इंटरनल हार्ट की डायग्राम बनाओ और कंडक्शन ऑफ हार्ट की डायग्राम बनाओ। ये तीनों जो हार्ट के डायग्राम्स है वो अलग अलग है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बुक निकालो अगर आप कंफर्म नहीं हो कि कैसी कौन सी एक्सटर्नल हार्ट की डायग्राम है, कौन सी इंटरनल हार्ट की डायग्राम है, कौन सी कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट की डायग्राम है। अगर आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पूछा गया तो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखोगे तो आपकी डायग्राम पूरी क्या होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो टोटली रॉन्ग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। 3 टाइप्स के डायग्राम्स बनते हैं अपने हार्ट के ऊपर, तो वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 5 जो कि है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम देखो उसके ऊपर डायग्राम 2017 को। दे नेम द वॉल प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रियम में कौन से क्या होते हैं, वॉल्व होती है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो उसके सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस भी बताना है। ये आपको 2 मार्क के लिए सवाल आया था मार्च 2018 को। और इसके सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो फ्लो है ब्लड का उसको वापस जाने नहीं देता, मतलब बैकवर्ड ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने का काम ये वॉल्व करती है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है स्केच एंड लेबल द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम की डायग्राम आपको निकालनी है। ये जुलाई 2018 को आया था। यही सेम सवाल जुलाई 2017 को भी आया था। देन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये 2019 को आया था। नेक्स्ट में 9 नंबर का है क्वेश्चन गिव द लोकेशन ऑफ ह्यूमन वॉल विद इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर ये जो वॉल्व्स होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, वो आपको पूरा लोकेशन उसका बताना है। आपको 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क के लिए ऐसा सवाल पूछा जाता है। ये जुलाई 2019 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन है स्केच द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट लेबल ऑल द वॉल्व्स प्रेजेंट इन इट। अब देखो ये सवाल आपको 4 मार्क के लिए पूछा गया। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, क्योंकि इसके अंदर देखो कितने सवाल है, मिनी सवाल 2-3 मिनी सवाल को जोड़ के ये बड़ा सवाल बना है। जैसे कि स्केच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये पहला सवाल। लेबल ऑल द वॉल्व प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर जो वॉल्व होती है उसको नाम देना है, दूसरा सवाल। मेंशन द फंक्शन ऑफ एनी वन वॉल्व इन द हार्ट, ये तीसरा सवाल। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ऐसा बड़ा, इससे बड़ा सवाल बनाया जाता है। मार्च 2020 को ये सवाल आया था। नेक्स्ट में ब्लड वेसल के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए थे वो हम देखते हैं। ब्लड वेसल के ऊपर जो सवाल पूछे गए वो देखो, सबसे पहला है स्केच एंड लेबल द टीएस ऑफ ह्यूमन आर्टरीज। ह्यूमन आर्टरीज के टीएस, उसके डायग्राम निकालनी पड़ेगी। टीएस ऑफ वेन ये 2016 को या 2014 को आया था। नेक्स्ट में गिव रीजन के ऊपर लिम्फेटिक वेसल्स आर मिल्की इन अपीयरेंस, क्यों ये मिल्की होती है। मोनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर, उसको स्कैवेंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि मोनोसाइट खाने की कैपेसिटी रखता है किसी भी सेल को, मतलब वो साफ सफाई वाला काम। द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना उसकी वॉल जो ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना होता है। उसके लिए उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और प्रेशर ज़्यादा भरने के कारण, पड़ने के कारण वो ज़्यादा उसको सस्टेनिंग होने के कारण वो थिक होती है। वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स, वेन्स के अंदर क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। ई पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ओके, ये पल्मोनरी वेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हार्ट और लंग्स के बीच में, जो कि पल्मोनरी वेन्स आपको पता है ऑक्सीजन ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो DO2 मतलब डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ द नीट एंड लेबल डायग्राम्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन, इसके अंदर ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ये मार्च 2022 लेटेस्ट सवाल पूछा गया था। अब ब्लड प्रेशर के ऊपर देखो कैसे सवाल पूछे गए हैं। ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ ऐसा सवाल है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी हम किसको कहते हैं।
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर के टाइप्स एंड ऐड अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन, मतलब ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा कौन करता है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको बताना है। ये मार्च 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में डिस्क्राइब द हाइपरटेंशन, ऐड अ नोट ऑन एंजिना पेक्टोरिस। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन बताना है जिसके अंदर बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी है 120-80 mmHg और हाइपरटेंशन के अंदर ये हो जाता है 140-100 mmHg। मतलब क्या हुआ, वो बढ़ गया, इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसी में ही दूसरा सवाल है ऐड अ नोट ऑन एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस एक हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके ऊपर आपको नोट लिखना है कि ये डिसऑर्डर में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पता करते हैं कि ये हमको एंजिना पेक्टोरिस ये डिसीज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आगे के सवाल देखते हैं जो कि आए थे ये चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो थर्ड नंबर का सवाल है दिलीप एंड मोहसिन मेजर देयर ब्लड प्रेशर। अब दिलीप और मोहसिन ये दो स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, अपना ब्लड प्रेशर को मेजर किया। तो जो दिलीप का ब्लड प्रेशर था ना वो 120-80 mmHg था एंड मोहसिन का बीपी जो था वो 160-100 mmHg था, ठीक है। तो ये वो ब्लड प्रेशर उन्होंने मेजर किया। हु इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जिसमें ब्लड जो बीपी है ना वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। तो दिलीप का बीपी है 120-80 mmHg और मोहसिन का है 160-100 mmHg। तो नॉर्मल, इसके लिए आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल बीपी होता है 120-80 mmHg, मतलब जो दिलीप का बीपी है वो नॉर्मल है। मतलब हाइपरटेंशन कौन सफ़र कर रहा है, तो वो मोहसिन है जिसका बीपी हाई है 160-100 mmHg है, तो उसको हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, सफ़र हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद व्हाट आर द इट्स कॉज, मतलब अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो वो उसके कॉज क्या है, क्यों हुआ है हाइपरटेंशन। तो प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्टरीज के अंदर कुछ फैट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाना जिससे के कारण प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट में सवाल देखो वो है इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम जिसको कहते हैं उसके ऊपर पूछा गया है। द इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम शोज बिलो विच वेव रिप्रेजेंट वर्टिकुलर डायस्टॉल। अब वर्टिकुलर डायस्टॉल, नॉट वर्टिकुलर, इट इज वेंट्रिकुलर। क्या है, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन। सो जो वेंट्रिकल है जिसका रिलैक्सेशन होता है तो वो हम डायग्राम के अंदर किस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पी वेव होता है जिसमें ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इससे हम वेंट्रिकुलर डायस्टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मार्च 2015 को क्वेश्चन पूछा गया था। इन इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम QRS कॉम्प्लेक्स स्टैंड फॉर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। QRS कॉम्प्लेक्स कैसे स्टैंड होता है, मतलब वो होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये मार्च 2020 को सवाल पूछा गया था। तो ये जो सवाल है जो हमने देखे चैप्टर नंबर हमारे 8 पे पूछे गए जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे टाइप के सवाल ये चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं और आपको आगे क्या करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।